फॉर्मली स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम को। आई वुड रिक्वेस्ट इमरान साहब टू रिसाइट फ्यू वर्सेस फ्रॉम होली कुरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, जज़ाकल्लाह। Now I will request our President Rehan Jafri Saab to give his welcome note, and after that we shall start the program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Basically this is the first discussion on this tax return forms which was lodged by FBR, और इस दफ़ा पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी ये हुआ है कि उन्होंने रिटर्न फॉर्म्स हैं वो 1 जुलाई के बाद फ़ौरन ही अपलोड कर दिए हैं। और मेरा ख़्याल है कि काफ़ी लोगों ने काम शुरू कर दिया है और उसमें कुछ क्वेरीज़ हमारे पास बार के पास भी आई हैं जो ईमेल के थ्रू आई हैं। तो आज का जो ये डिस्कशन है इसका बेसिकली पर्पज़ यही है कि आप लोगों से सबसे फीडबैक लिया जाए। जहाँ जहाँ भी आप समझते हैं कि आपको फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रही है या किसी किस्म की कोई लॉ में जो रिटर्न है वो लॉ से कंपैटिबल नहीं है, कहीं कोई लकुना है, कोई एरर्स हैं, कैलकुलेशन एरर्स हों या और किसी किस्म की कोई एरर्स आपको नज़र आई हों, तो आप हमें गाहे बगाहे वो आइडेंटिफाई करते रहें और ताकि हम जो है वो प्रॉपर्ली तरीके से FBR को एड्रेस करें और आप लोगों की जो रिटर्न फाइलिंग है उसके प्रोसेस को आसान करें। तो ये सोचते हुए यानी कि मेरा ख़्याल है जितने भी यहाँ हजरात बैठे हैं, आई डोंट नो कितनों ने अभी तक रिटर्न फाइल किए हैं, कितनों ने नहीं किए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ पर भी किए हैं अगर स्मूथली हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर स्मूथली नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताइए। तो इस बेसिकली प्रोग्राम का मकसद यही है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोग्राम हमने आज कर लिया तो इसके बाद हम और प्रोग्राम नहीं कर सकते। अभी रिटर्न फाइलिंग में तकरीबन 2 महीने हैं। अगर फाइलिंग में प्रॉब्लम्स आएंगे आप हमें बताएंगे तो वो यकीनन आपके जो मैटर्स हैं वो FBR से टेकअप करके रिजॉल्व किए जाएंगे। तो विद दीज वर्ड शुक्रिया बहुत बहुत ज़फ़र साहब। और मैं समझता हूँ कि आपके पास अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं तो आप पहले ऑडियंस को बता दें और ऑडियंस से जो चीज़ें हैं वो आप उनसे ले लें प्लीज़। जी थैंक यू जी। अच्छा देखें, जो हमारी ईमेल सर्कुलेट करने के बाद जो पॉइंट्स अभी तक आप लोगों की तरफ से या दूसरे मेंबर्स की तरफ से हमें मिल चुके हैं वो एक दफ़ा मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो सबसे कॉमनली जो प्रॉब्लम अभी आ रही है वो ये है, दैट्स वर्बल। वो ईमेल्स बहुत डिफरेंट तरह के, वो ईमेल की जो विजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी भी इतनी क्लियर नहीं होगी। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि रिटर्न फॉर्म में जो सेक्शन 170 में आप लायबिलिटी अपनी करंट ईयर की लायबिलिटी से जो पिछले साल के रेफरेंस एडजस्ट कर रहे थे, वो जो रोज हैं वो जो ड्रॉप डाउन उन्होंने खत्म कर दिया है। दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हिच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम नंबर ऑफ आवर मेंबर्स। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों के पास भी कुछ कहने के लिए तो प्लीज जरूर बताइए। दूसरी मेजर ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो आई है वो ये है कि आप लोगों के नॉलेज में होगा कि मिनिमम टैक्स चाहे वो इंपोर्टर के ऊपर हो या सेक्शन 153 1B के ऊपर हो, मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन में 2021 के रिटर्न में डबल कैलकुलेशन हो रही थी। मैं एक दफा रिकॉल करा दूं, लाहौर हाई कोर्ट में शाहिद लतीफ का केस था जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ये डबल कैलकुलेशन मिनिमम टैक्स की गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टैक्स आपने 148 में इंपोर्ट पे भरा हो और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकालें तो जो 1 करोड़ रुपए आपने वहां भरा है वो और जो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 1 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल वो भी है, तो टोटल लायबिलिटी 2 करोड़ की बन जाए। इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट था। न सिर्फ ये कि बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के इस केस के बाद FBR ने जुलाई 21 में एक सर्कुलर भी निकाला। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई इस पूरे बैकग्राउंड के बावजूद कि आज फिर दोबारा वो डबल टैक्स वाली कैलकुलेशन प्रॉब्लम सरफेस हुई है। ये दूसरी मेजर ऑब्जर्वेशन है।
तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई है, अगर आप में से ये ऑब्जर्वेशन किसी की थी तो जरूर प्लीज शेयर कीजिएगा। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो हमसे शेयर हुई है वो ये है कि पिछले 1 साल में आप सबके नॉलेज में होगा कि अगर इंटरेस्ट इनकम के ऊपर आपको जो 15% कटता है वो फुल एंड फाइनल टैक्स अब नहीं रहा था, वो 7B में चला गया था और वो मिनिमम टैक्स में चला गया था। मां सवाए उस इंटरेस्ट इनकम कह लीजिए या प्रॉफिट ऑन डेट कह लें, मां सवाए उसके जो कि आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाला हो, चाहे PIB में, TBs में, उसके ऊपर क्लॉज 20 था जिसमें लिखा होता कि जो 15% कटेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे, टोटल वही 15% देना पड़ेगा, कोई 16% टैक्स नहीं है। ये जो अच्छा ये क्लॉज बहरहाल अभी जो जून में बजट आया उसमें निकाल दिया गया, लेकिन निकालने का मतलब ये कि 2023 से निकाला जाएगा, 22 में जरूर आपको मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फिर ये तीसरी ऑब्जर्वेशन आई है कि ये जो क्लॉज 20 था इसको भी उड़ा दिया गया है। तो ये वो 3 तो हमारे पास क्लैरिटी के साथ वो पॉइंट्स मौजूद हैं जिसके ऊपर हम FBR को एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड एक लेटर हम लिखेंगे। इसके अलावा एक ईमेल हमें उबैद ने 2-3 ईमेल्स को अरेंज किया है। इट्स अ वेरी लेंदी ईमेल, इसको हमें पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये ईमेल हमें भेजी है मोहम्मद यूसुफ मलिक ने, अभी तो नहीं यहाँ पे। ये ईमेल हम थोड़ा पढ़ के बताएंगे। इसमें उन्होंने को SRO पूरा रिप्रोड्यूस किया 2007 का, 153 से रिलेटेड है। इसके ऊपर हम उनको बाद में जवाब दे देंगे, फिर आपसे भी शेयर कर लेंगे। दूसरी ईमेल है शिराज, आपकी है शायद, ये शिराज शाह। अच्छा, वो आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये कुछ सेल टैक्स की क्वेरी है, इसका ताल्लुक रिटर्न से बहरहाल नहीं है। उसमें यह है कि जो 1% GST है वो इम्पोर्टर पे करेगा या मैन्युफैक्चरर पे करेगा। चूंकि इसका रेलेवेंस इस 114 के आज के डिस्कशन से नहीं है तो इसको हम फिलहाल एंटरटेन नहीं करेंगे। तीसरी ईमेल हमारे पास आई है प्रॉपर्टी इनकम से रिलेटेड, बट अगेन इट्स अ वेरी लेंदी ईमेल। कोई M हसन साहब हैं। सो फार अभी हमारे पास ये टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस आई हैं। अगर आप लोगों की कोई ऑब्जर्वेशन हो तो द फ्लोर इज ओपन फॉर द डिस्कशन, प्लीज शेयर कीजिएगा। वहाँ लिखा हुआ था 2017, 18, 19, तो मतलब ये हम 22 करंट था, इस तरह करना था। लेकिन ओनर जो था ना वो डालेंगे ना। ये बेनिफिशियल ओनरशिप की जो डिक्लेरेशन है ये अगले साल से नहीं है। नहीं आ रहा है, उसमें ये आप विंडो को ओपन करें, रिटर्न को ओपन करके देख रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न को ओपन करें, साल 17, 18, 19 सबका बेनिफिट है, रिटर्न ओपन करें। अपने हमारे साथ रिटर्न में उबैद ओपन कर सकते हैं। आई पासवर्ड नहीं, वेबसाइट पे देख लो। FBR की वेबसाइट ही पे जाके देख लो ना। हमारा खोल लो ना, बाहर का नहीं, किसी इंडिविजुअल का खोलना पड़ेगा ताकि रजिस्टर ना करे। अच्छा सॉरी, ID पासवर्ड कोई वॉलंटियर करेगा अपना जाकर? आप अपना कर लें। आसिफ साहब, ये विंडो नहीं खुल रही है अभी। चलिए मैं आपके ऑब्जर्वेशन नोट, आप क्या कह रहे हैं? ये 2022 की एंट्री नहीं मांग रहा, वो 17, 18, 19 की मांग रहा है। बेनिफिशियल ओनर वेल्थ में आ रहा है, ये ऑप्शन अभी इन्होंने प्रोवाइड किया है, नो डाउट अभी आपकी बात सही है, अगले साल से होना चाहिए। होना चाहिए, मगर यहाँ उन्होंने डाल दिया तो मसला यही आएगा। चलो यार अगले साल मसला आएगा, अभी तो अभी क्या यहाँ को देना है या इसको फिर डिलीट करवाएं, इसको बोले भाई कब से इफेक्टिव हो। जी हाँ, वहाँ देखना पड़ेगा, तो उसमें जो है ना सर नहीं, इस साल आना ही नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इस साल तो आना भी नहीं चाहिए। Thank you, sir.
बेनिफिशियल होना तो दूसरे कुछ अगले साल से वो कह रहे रिटर्न आ रहा है, लेकिन वो 17-18 उनके साथ बेनिफिशियल होना अगले साल से लॉ में अभी अमेंडमेंट आई है और इस अमेंडमेंट के हिसाब से हमें इसको जो है अगले साल रिपोर्ट करना होगा। लेकिन हम वो जो 181 वाला जो फॉर्म है उसमें जैसे हम नॉर्मली चीज़ों को अमेंड करते चले जा रहे हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर आप इस दफ़ा भी उसे अमेंड कर दें और अमेंड करके उसे 181 का सेक्शन उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है उसमें आप डाल दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 181 हम सब फाइल तो कर ही रहे हैं और करना भी है, एज रिक्वायर्ड भी था लॉ से कि आप अपने प्रोफाइल्स को अपडेट कर लें। तो अगर आप उस प्रोफाइल में उसको भी ऐड कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इस वक्त। और वो उन्होंने मेरे ख्याल से उसकी परसेंटेज भी थोड़ी सी चेंज कर दी है अकॉर्डिंगली अगर आप कर देते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर प्रॉब्लम है कि आईआरएस में ये होता रहा है कि जो पार्टनरशिप के जब रेशोज या शेयर्स को आप चेंज करने जा रहे थे पिछले साल तक, तो आईआरएस अलाउड नहीं कर रहा था। अब ये चीज इसको देखनी जरूरी है कि अगर क्या आईआरएस ने इस वक्त इसमें हमें वो चेंज करने के लिए अलाउ कर दिया है या नहीं किया, दैट वी कैन सी ऑनलाइन ऑल्सो और वी कैन चेक। बिकॉज कुछ अरसे पहले तक यानी पिछले साल तक जब हम रिटर्न्स फाइल कर रहे थे तो जो पार्टनरशिप शेयर्स में या जो पार्टनरशिप की जो एओपीज थी उसमें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट को अगर आप चेंज करना चाह रहे थे या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को पार्टनर्स को आप चेंज करना चाह रहे थे तो आईआरएस उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। प्रोफाइल में कहीं कहीं हो रहा था लेकिन जो 181 का फॉर्म था उसमें तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो ये चीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। उसमें अदरवाइज कोई इशू नहीं, लेकिन अगर लीगली अगर आप देखते हैं अमेंडमेंट के बेसिस पे तो वो अमेंडमेंट इस फाइनेंस एक्ट में आई है और इस फाइनेंस एक्ट में आई है तो एप्लीकेबल इसके बाद से ही होगी। मेरे नहीं ख्याल कि उसमें कोई स्पेसिफिक उसमें डेट का उसमें उन्होंने लिखा है कि इस रिटर्न के साथ इसको भरना है या नहीं भरना, बट अदरवाइज अगर आप कर देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जी आप कुछ पूछ रहे थे? जी प्लीज। देखिए इस वक्त परेशानी ये हो रही है, हम सब आप सब जानते ही होंगे कि सेक्शन 221 के नोटिसेस आए थे जिसको आप कराची टैक्स बार ने बड़ा टेकअप किया था हर चीफ ऑफिस से और नॉट सिर्फ चीफ ऑफिस से, एफटी और एफबीआर से भी इसको बड़ा हमने चीज को टेकअप किया हुआ है। इन्होंने किया ये है जो मैं समझता हूँ कि शायद पहले अगर गलत दिया हुआ था तो अब उस गलती को दुरुस्त कर दिया और अगर पहले ठीक था तो अब गलत कर दिया। रिफंड एडजस्टमेंट का एक कॉलम रिटर्न में मौजूद था। हमारी सजेशन इनको ये थी कि आप उस रिफंड एडजस्टमेंट में जो है ड्रॉप डाउन का एक वो टैब डाल दें और ड्रॉप डाउन में जो टैक्स ईयर्स हैं उसमें से किसी एक टैक्स ईयर को अगर आप सिलेक्ट करें तो वो सिलेक्शन के बाद अगर आईआरएस में आपका रिटर्न फाइल्ड है और उसमें कोई रिफंडेबल है तो वो पॉपअप कर जाए आपको। जैसे कि आपके केस में आप फरमा रहे हैं कि टैक्स ईयर 2021 में रिफंड है, लेकिन अब चूंकि इन्होंने इसको डिसेबल कर दिया, ऑब्वियसली हम लोग इसको लिखेंगे अपने आज के इस डिस्कशन के बाद, लेकिन एट प्रेजेंट उस वक्त इसमें पोजीशन ये है कि आपको 170 की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी 2021 की। उसके बाद सिर्फ डालना नहीं पड़ेगा, अपने रिफंड को वेरीफाई कराने के बाद उनको एक खत लिखना पड़ेगा कि इसको आप एडजस्ट कर दीजिए एज एडवांस टैक्स फॉर टैक्स ईयर आइदर 2022 और 2023। तो अगर वो टैक्स ईयर 2022 के लिए एडजस्टमेंट कर देंगे तो जहां पे पेमेंट्स वाला सेक्शन है आपका रिटर्न में, जहां पेमेंट्स का टैब आता है, तो वहां पे RA करके एक चालान CPR नजर आना शुरू हो जाएगा आपको, यानी रिफंड एडजस्टमेंट और उसका जैसे CPR नंबर होता है वो नजर आने लगेगा आपको और फिर उसको आप एज एडवांस टैक्स एडजस्ट करके फिर अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम अगर रिटर्न्स को फाइल करने जा रहे हैं तो हम रिफंड एडजस्टमेंट के लिए जाएं या फॉर दैट मैटर हम रिफंड इशुएंस के लिए जाएं। इशुएंस के लिए लॉ में ये प्रोविजन है कि जहां पे 170 में मेरे ख्याल से सबसेक्शन 4 है या 5 है, जहां पे ये लिखा हुआ है कि जहां पे रिफंड CPR के जरिए ऑटोमेटिकली वेरीफाई हुआ है तो उसके लिए आपको रिफंड एप्लीकेशन भी डालने की जरूरत नहीं है। तो जब आपको रिफंड एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है तो FBR अगर उसको रिफंड देने में डिले कर रहा है तो आप ये सोचिए कि रिफंड एडजस्टमेंट में कितना टाइम लगाएगा। तो ये चीज को डेफिनेटली हमारे पास नोटेड और आइडेंटिफाइड है और इसको हम मेरे ख्याल से इसको जरूर हम टेकअप करेंगे। इसमें एक एडिशनल नोट मैं इसमें भी ऐड करूंगा।
वो ये है कि अगर आपका क्लाइंट आपसे एक आर्गुमेंट करता है और खुदा न खास्ता अगर हमारे टेकअप करने के बावजूद जो चेंजेस आनी चाहिए रिटर्न में नहीं आती हैं, तो इस पर आपके कंफर्ट के लिए है कि अभी जुलाई के महीने में हमारी कराची बेंच ने, ट्राइब्यूनल के कराची बेंच ने डिसाइड किया है कि ये रिफंड आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप केस का नाम नोट कर लें, होम डिलीवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में कराची की अपनी बेंच ने डिसाइड किया है। दिस इज अ वेरी लीगल पोजीशन, हमारी बड़ी स्ट्रांग है इसके अंदर। एक क्वेरी आपकी तरफ से आई है कि अगर कुछ एक इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेंटल इनकम जो 7E जो नया क्लॉज है वो ये है कि अगर इसके बेसिक लॉ तो आई एम श्योर आपने सब पढ़ लिया होगा। अगर आपकी जो पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस या सेल्फ ऑक्यूपाइड बिजनेस प्रेमिसेस के अलावा, अगर उसके अलावा आपके पास कोई भी प्लॉट, शॉप, प्रॉपर्टी, हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट अगर है, अगर खाली प्लॉट भी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टीज के ऊपर फॉर द ईज ऑफ कॉन्वर्सेशन समझ लीजिए मेरा एक घर है जिसमें मैं रहता हूँ और मेरे पास एक और घर है, एक मकान एक दुकान वाली एक बात है। मकान एक दुकान, जो भी दूसरी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपने 7E पे करना है। अच्छा, पे कैसे करना है? उसका 1% पे करना है। किसका 1% पे करना है? आज फॉर एग्जाम्पल मैंने वो प्रॉपर्टी ली थी आज से 20 साल पहले, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की। आज वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की है। बावजूद इस फैक्ट के वो प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ रुपए की ली थी, 5 करोड़ रुपए जो उसकी आज सेक्शन 68 के हिसाब से एफबीआर वैल्यू है, आज 5 करोड़ का 1% 5 लाख रुपए आपने उसके जमा कराना ही कराना है। दिस इज द मेनेस ऑफ 7E। तो बहरहाल इसमें एक बस बात यह है कि अभी चूंकि देयर इज अ ग्रेप वाइन न्यूज जिसको र्यूमर्स कहते हैं कि इसके खिलाफ अभी पिटीशन फाइल होने की तैयारियां हो रही हैं। तो अगर आप ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके ऊपर एक्सपोजर आ रहा है तो एडवाइजेबल ये है कि अभी फॉरन रिटर्न फाइल ना करें, वेट एटलीस्ट टिल द मंथ ऑफ अगस्त या वेट फॉर द पिटीशन टू बी फाइल्ड। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड पे इसको चैलेंज किए जाने की बात हो रही है। ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में सर, लाहौर हाई कोर्ट में असल में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग स्टे नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ डेट दी 4 अगस्त की। पक्का हेयरिंग के लिए एडमिट कर लिया है लेकिन कोई स्टे नहीं है उसमें। उम्मीद ये है कि मिल जाएगा। अलबत्ता हर एक मकान एक दुकान के अलावा हर चीज पे आप ये समझ लीजिए जो भी चीज है। और लाइटर नोट इसमें ये जरूर है कि एफबीआर ने अभी दिस इज खैर मैं बाद में बता दूंगा इसको। इसमें एफबीआर की क्या पोजीशन है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उसको। जी जी जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है देखिए इसमें सॉरी आपने ये बताया किससे पूछ रहे हैं, ये बता। नहीं इसमें मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर प्लॉट के लिए एग्रीकल्चर उसके लिए भी है जहां तक एक्सक्लूजन्स में मैं आई विल हैव टू चेक। जो पहले आया था ड्राफ्ट में था ज़ेरे ज़राअत सेल्फ कल्टिवेटेड की बात हो रही है ना, सेल्फ कल्टिवेटेड की बात हो रही है। एक मकान एक दुकान एक ज़राई जमीन अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से वो भी एक्सक्लूजन में है, उसको चेक कर लीजिए। इसमें कोई डिस्टिंक्शन है कि अगर मेरी प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंटेड है नहीं, रेंट को भी एक्सक्लूड किया है। सॉरी क्या आपका कहना ये है कि अगर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन उसको एक्सक्लूड, जो आपकी अगर खुद है जाती है वो भी एक्सक्लूजन में चली जाएगी। वो जमीन होती है जिस पे आबादी कोई नहीं सकती, बस तो उस पे टैक्स देना है। उसको बेच देना नहीं टैक्स देना है, टैक्स देना है, 1% आपको देना है। उस पे आप इंतजार करें, हो सकता है हम में से कोई हाई कोर्ट जा रहा हो, आप दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और भाई साहब ने एक बात निकाली ये कि अगर ऑलरेडी फॉर एग्जांपल वो दूसरी जो प्रॉपर्टी अगर वो किराए पे चढ़ी हुई है तो फिर ये 7 ही देना है। नहीं अच्छा, हायर ऑफ द टैक्स आपको देना नहीं है मेरे ख्याल से। हटा दिया उसको, हटा दिया उसको भी हटा दिया, उसको हटा दिया। हमने यही किया है कि 15,000 रुपए महीने पे रेंट पे देना शुरू कर दिया। लाइटर नोट। जी अहमद साहब। भाई साहब ये तो कंपनी का रिटर्न जब करना शुरू करेंगे तब हम आपको बताएंगे। देखिए इसमें
आपको आज फाइल करना है तो आप करके हमें बता दीजिएगा कि आपने क्या किया। अब मसला इसमें यह है कि एग्रीकल्चरल जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल है, इसमें पिछले साल तक जो नए एसेट्स की वर्किंग हो रही थी उसमें डिवाइडेड बाय 2 डेप्रिसिएशन कर रहा था। अब वो उसको खत्म कर दिया है इस साल। तो अब उसके खत्म करने के बाद इन्होंने प्रैक्टिकली उसको डिप्लॉय किया है इस वक्त या नहीं किया, दैट वी नीड टू सी। इस साल के लिए है नहीं, लेकिन बिल्कुल इन्होंने जो बनाया है डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जुलाई 2020 जी, ये एक दूसरा नीचे आ गया डेप्रिसिएशन अप टू 30 जून 2020 वो क्वेश्चन हो गया, पहले ये नहीं होता था। हाँ तो वो आपको कैटेगराइज कैसे करेंगे कि अगर आपको वो जो ऊपर वाले में यानी बेसिकली अब आपको, मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि वो एजिंग हो रही है अब इसकी, क्योंकि वो एजिंग करना जरूरी है, क्योंकि जब आपने 21 में जो नए एसेट्स दिखाए हुए हैं तो उसको जब आप बेचेंगे तो आधा डेप्रिसिएशन उस साल में मिलना है आपको। तो ये इस वजह से इसको देखना पड़ेगा। मैंने इस पोर्शन को अभी नहीं देखा। वो तो यकीनन एफबीआर है, कुछ भी हो सकता है। वो सर हम चेक, डेप्रिसिएशन शेड्यूल को हम चेक कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई भरा हुआ शेड्यूल पड़ा है तो आप भेज दें तो आसानी हो जाएगी, हमें उसकी वर्किंग कर देंगे। जी सर। जी, उसके अलावा 25 मिलियन। जी बिल्कुल, ये तो आप एक वर्किंग बना के उसको करेंगे, सिंगल कॉलम है। जी जी, अटैचमेंट करके एक फॉर्म लगा दीजिए, उसमें शीट लगा दीजिए। मेरे हिसाब से अटैचमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा फॉर्म में ऐसा कोई अलग से वर्किंग नहीं है उसकी, और ना वर्किंग हो सकती है उसकी, क्योंकि एफबीआर को हमें किसी को ये नहीं बताना कि किसके पास क्या क्या चीजें। ये तो जरूर पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का टोटल इतना है। तो एक तरीका ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के टोटल में से आप 25 मिलियन माइनस कर दीजिए, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरी चीजें माइनस कर दें, बाकी पे टैक्स दे दीजिए, और उसको भी फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। तो इसमें कहीं ना कहीं वर्किंग इन्वॉल्व होनी चाहिए और करनी पड़ेगी। फाइक भाई वो 2015 14 15 16 के फॉर्म्स रिकॉल करें जो उन्होंने बनाए हुए थे, जो हमारे वो जो एक उसमें अलग अलग कॉलम्स थे। ये बहरहाल ये लकूनास तो है कि नहीं, असल में वो एफबीआर का रेट है ना सेक्शन 68। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड एट 0 एंड द एफबीआर रेट इज 20 मिलियन, पे 20 मिलियन, 1% ऑफ 20 मिलियन। ये चैलेंज है, इसीलिए इसको मेरे ख्याल से आप रुक जाइए, ये चैलेंज हो जाएगा, और अगर परवरदिगार ने चाहा तो ये खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद इतने इंटरेस्टेड वो भी नहीं है इस पे टैक्स लेने पे, सिवाय फाइनेंस मिनिस्टर के। सर मैं अभी 7E को डिस्कस नहीं कर रहा लेकिन आपने चूंकि छेड़ दी थी सवाल, मैं फिर अमेंडेड ऑर्डिनेंस मंगवाना पड़ेगा मुझे। अगर मेरी 4 लीनियां हैं तो जाहिर सी बात है फाइक भाई, पहले आप लेके आइए, पहले आप लेके आइए फिर बात कीजिएगा इसमें। यानी यहाँ पे 4 और 8 की बात नहीं है, यहाँ पे 8 तो सकती है। मैं आई विल हैव टू चेक। वन कैपिटल एसेट है तो ऑब्वियसली फिर हाँ बिल्कुल, एक्सक्लूजन्स में जाना पड़ेगा, एक्सक्लूजन्स में जो हाईएस्ट हो वो कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं आई हैव टू चेक। इसके लिए दरख्वास्त है, हम 23 अगस्त को एक सेमिनार कहीं नहीं किया हुआ सेल्फ। अभी तो मुझे रिटर्न से बात करनी देखिए ये हम ये बिल्कुल सही कहा, वो पेड सेमिनार है, उसमें आइए, शिरकत कीजिए, बाहर को थोड़ा सा फायदा पहुंचाइए, और उसमें आके अपने सवालात का एग्जैक्ट हल उन चैंपियन से लीजिए जो उस सेमिनार को कंडक्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे ये फ्री की एडवाइस बहुत सारी हो गई भाई, यानी आप बाहर के लिए कंट्रीब्यूट भी करें थोड़ा सा, ऑन अ लाइटर नोट प्लीज, हम वैसे भी आपको गाइड कर देंगे। जनाब और कोई क्वेश्चंस है फॉर्म से रिलेटेड या फाइलिंग से रिलेटेड? तो हमने 7E जी आप बताएंगे, आपने इश्यूज डिस्कस करने हैं हमसे यार, आज नहीं है।
अच्छी बात है, नहीं है तो इसको रेज ना करें। सलीम भाई कॉलम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो खुश होना चाहिए इसके लिए, मतलब ये है कि आपको खुश होना चाहिए, आप इसको रेज ना करें प्लीज। सर कॉलम नहीं है तो बहुत, पिटिशन तो और भी अच्छी होगी। उसकी वजह है कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रेहान भाई और हमारा एक बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि बगैर एसआरओ को या बगैर रूल्स को अमेंड किए हुए कोई चेंज नहीं लाई जा सकती। सर क्लाइंट को अभी बोलने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो बहरहाल वो रिटर्न फाइल करें जो निल वाले हैं और जो छोटे छोटे आसान वाले हैं वो कर लीजिए। लेकिन ये ऑब्वियसली एज द टाइम पासेस और एज हम लोग जब इस रिटर्न की फाइलिंग एक्सरसाइज में आएंगे तो यकीनन और भी इश्यूज आएंगे, बट इस वक्त जो 3-4 इश्यूज हैं जो हमने नोट किए थे, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा लेट आया उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन हमने मिनिमम टैक्स वाली बात कर ली, रिफंड एडजस्टमेंट वाली बात हो गई, वो 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाली बात हो गई होगी यकीनन। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो फॉर्म में इस वक्त नजर नहीं आ रही हैं, और यकीनन जब इसको डिस्कस किया जाएगा जब हायर फोरम्स के साथ, एफबीआर के साथ, तो इसमें चेंजेस आएंगी। और हम हमेशा से हर साल यही कहते रहते हैं कि जब आप रिटर्न का कोई ड्राफ्ट दें तो उसमें ट्रैक चेंजेस के साथ दें, और वो हर साल की तरह हमारी बात को जो है वो इग्नोर करते हैं। इस साल भी उन्होंने ट्रैक चेंजेस के साथ नहीं दिया रिटर्न फॉर्म। और रूल जो 34A है जिसपे लास्ट ईयर हमने खत भी लिखा था, ये ड्राफ्ट रिटर्न फॉर्म जनवरी में आ जाना था, जो जनवरी में नहीं आया, हमने लास्ट ईयर भी खत लिखा था। तो ये भी हमारे बहुत सारा ये मवाद है जो क्रिएट हो रहा है, जिसके लिए हो सकता है रेहान भाई एस कराची टैक्स बार ही पिटीशन शायद फाइल कर दे, हो सकता है, मुमकिनात में से है। अच्छा हो सकता, फिर ठीक है जी 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 प्लीज। रेट मेरे ख्याल से इसका चेंज हो गया था, लेकिन इंक्रीज हो गया, डबल हो गए थे रेट्स जहां तक मुझे लास्ट याद है, लेकिन वो अभी हम ऑर्डिनेंस से देख के आपको भी बताए थे। यही है, 2 और 4 है मेरे हिसाब से। It was never 5 कभी भी नहीं था। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया था, लेकिन लफ्ज लिखा हुआ बाय का। It will be increased by 250%। अगर ओरिजिनल रेट, बेस रेट अगर आपका 2% है तो 2% का 250% बना 5%। तो 2 और 5 को जमा करके 7 बन जाए। एसएमई का रिटर्न फाइल नहीं हो सकता क्योंकि फॉर्म ही नहीं आया एसएमई का दोबारा से। जुबैर साहब को वेलकम करते हैं सर, और बिल्कुल आके पीछे बैठ गए। सर लास्ट ईयर तक एसएमई का रिटर्न फॉर्म आया था जो कि बहुत देर में आया था, तो हम समझ रहे हैं कि एफबीआर हस्बे आदत हस्बे सादिक इस दफा भी एसएमई का फॉर्म जब देगा तो आखिरी तारीखें होंगी और फिर हम उसमें वही परेशान होंगे। एसएमई का फॉर्म नजर आ रहा था आपको, लेकिन एफसीएमई के फॉर्म में जो हमने लास्ट टाइम अमेंडमेंट सजेस्ट की थी वो नहीं हुई हुई है। वो तो पुराना फॉर्म है, सब 2 साल पुराना फॉर्म है। मैंने भी चेक नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, बट ड्राफ्ट रिटर्न फॉर्म में और प्रिस्क्राइब फॉर्म में कहीं एसएमई का जिक्र नहीं है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूं, मेरे ख्याल से करेक्ट कीजिए मुझे, कि जब ड्राफ्ट ही नहीं आया है तो फॉर्म आईरिस पे पड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट हैज टू बी चेंज्ड टू टैक्स ईयर 2022 एंड even to change from 2021 to 2022 an amendment in the rule is required under the law, for which no draft SRO was issued. And obviously when the draft is not there and the final prescribed form is not there, you cannot say that there is a form of SME and or retailer. So that needs to be seen, and obviously Karachi Tax Bar is going to write amongst other issues this issue also. और कोई आप लोगों का सवाल? कोई? जुबैर साहब अभी तशरीफ लाएं, काफी पीछे बैठे। जुबैर आगे आ जाइए आप। जुबैर भाई को सवाल लेके आए होंगे अपने साथ, नहीं मुश्किल वाला। इकबाल अबदान साहब आपका कोई सवाल? अच्छा CVT में भी potentially there is a litigation in waiting.
तो अगेन जहां पे सीवी देखें ना, effectively हुआ क्या, 7E के नाम पे उसने आपसे लोकल एसेट्स पे 1% ले लिया, सीवीडी के नाम पे फॉरेन एसेट्स पे 1% ले लिया, तो ग्रॉस वेल्थ का 1% वो भी आपको देना ही देना है। सीवीटी में दूसरी और भी इश्यूज आ रही हैं। दूसरा उसमें बहुत बड़ा इशू है कि सीबीटी में उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया वैल्यू का। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख दिरहम की कोई प्रॉपर्टी ली है और वो प्रॉपर्टी आज 1 लाख से ऊपर चली गई है, मुझे मेरे पास कोई पैरामीटर को बैरोमीटर नहीं है उसके वैल्यू को असेस करने का सिटिंग इन पाकिस्तान। तो दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, पोटेंशियली कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। दूसरा एक बहुत बड़ा इशू इसके अंदर आ रहा है, आई एम जस्ट गिविंग अ काइंड ऑफ वर्ड ऑफ कॉशन कि सीवीटी पे इतना जल्दी जमा कराने की जरूरत नहीं, यू शुड वेट एंड सी व्हाट द हाई कोर्ट डिसाइड इफ द केस इज फाइल्ड। अगर वो प्रॉपर्टी आपने एमनेस्टी में डाली हुई थी 18/19 के एमनेस्टी में, तो उसमें गवर्नमेंट का प्रॉमिसरी स्टोपल है कि फर्दर टैक्स उस पर नहीं लिया जाएगा, हेंस देयर शुड नॉट बी एनी सीवीटी एट ऑल। आपने बात की थी ना सीवीटी की, बस इस पे तो देख लीजिए जो इस तरह की केसेस है ना 7E वाले 4C वाले सीवीटी वाले, उस पे तो भी और उसको हम जरा सितंबर तक ही लेके चले। यानी जफर भाई का कहने का मकसद ये इन शॉर्ट आप रिटर्न फाइल ना करें क्योंकि ये इशू तकरीबन हर केस में होगा। रिटर्न फाइल ना करें। That's a lighter note with a caveat. सिर्फ कहीं लिखा नहीं है कि ये इसी साल से सीवीटी इसी साल से नहीं सर, 7E और सीवीटी इसी साल से है, सिर्फ 4C जो सुपर टैक्स है वो अगले साल से। हाँ सर, जुबैर भाई को आगे आने के लिए कहा जा रहा है। जुबैर साहब अब आगे आ जाएं प्लीज। जुबैर भाई कुर्सी रख ली गई है आपके लिए जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। देखिए 7E इज अ वेरी कंटेंशियस इश्यू राइट नाउ और हम सबको परेशानी है इसमें, यानी जितने लोग यहाँ बैठे तकरीबन प्रैक्टिकली सभी को लग रहा होगा ये, और इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट्स को भी लग रहा होगा। तो इसमें यकीनन कोर्ट में लोग जाएंगे और कराची में भी लोग जा रहे हैं एज वी स्पीक। हम में से भी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, टाइम ना मिलने की वजह से नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन तैयारी हो रही है इसमें। सो ऑब्वियसली समर वेकेशंस के फौरन बाद ये लग जाएगी और इसमें यकीनन स्टे भी ग्रांट होगा और मुझे कभी उम्मीद है क्योंकि एफबीआर की तरफ से भी ऐसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें है, तो ये इशू मेरे ख्याल से हल हो जाएगा इन द फेवर ऑफ टैक्स पेयर मोस्ट लाइकली। बट ये है कि रिस्ट्रेंट, जैसे जफर साहब ने कहा कि जहाँ पे भी सीवीटी के इश्यूज हैं या जहाँ पे भी जो वो इश्यूज हैं कि जो 7E से रिलेटेड है उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रेन करें। वर्किंग्स अदरवाइज सारी तैयार करके रख लीजिए इंक्लूडिंग 7E एंड सीवीटी, बट उसको फाइल लास्ट डेट पे करें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होगा। 4C का भी कॉलम है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन। 4C में बता दूं सिर्फ बैंक्स के ऊपर इस साल में नहीं है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी था, अदरवाइज 4C भी इस दफा देना आपको। जी जफर भाई के स्लैब है 150 मिलियन से ऊपर। जफर भाई के पास सारे केसेस बैंक्स के, इसलिए वो उस मुगालते में मैंने गए। भी बैंक और कोई क्वेश्चन जनाब? Any further more questions? Any question? Any suggestion? Seeing none. सजेशंस तो फिर आप सजेशन पूछेंगे तो फिर मैं बताना शुरू करता आप बताएं प्लीज, आप बताएं। आप भी आपसे कुछ सजेशन ले लेते हैं। नहीं, सजेशन एक्चुअली देखिए परेशानी हमें ये होती है कि जब भी ये ड्राफ्ट फॉर्म्स आते हैं तो ये इतने 96 पेजेस का रिटर्न फॉर्म दिया इन्होंने प्रिंट आउट में हमें, इसमें 7 दिन का टाइम देते हैं। अव्वल तो ये 7 दिन का टाइम तो इस फॉर्म इन पेजेस को पढ़ने के लिए नाकाफी है, चाहिए जाएगी कि आप उस पर कमेंट्स दें। और चूंकि जब अगर हमें आईरेस पे फॉर्म फिल करना है तो जब तक आप उसके कंप्यूटेशनल एरर्स को एज अ ड्राफ्ट चेक नहीं कर सकते तो आप कैसे उस पर सजेशंस देंगे या आप कैसे उस पर कमेंट्स देंगे। परेशानी ये है, अभी अहमद साहब कह रहे हैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल सही काम नहीं कर रहा, तो जब तक हम प्रैक्टिकली उसको चेक नहीं करेंगे ड्राफ्ट फॉर्म में तो ये चीज तो नामुमकिनात है कि आप उस पर कोई सजेशंस या एफबीआर को कोई करेक्टिव अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सकें। दूसरा मैं कंप्लीट कर लूं सर। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है रेहान साहब, इसकी तरफ हमें तवज्जो बहुत जरूरी देनी चाहिए कि हम जो भी ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो रिटर्न फॉर्म हो या अदरवाइज हमारी कोई कम्युनिकेशन हो, वो ड्राफ्ट
उस ऑफिसर के पास खुल रहा होता है या वो उस ऑफिसर के पास एक्सेस होता है। यानी अगर मैंने एक रिटर्न में कोई हायर लेवल्स ऑफ इनकम्स डाल के चेक करने के लिए उसे खोला और वो सपोज कर लीजिए मैं अपने रिटर्न में अगर ये चेक करता हूं तो एफबीआर उसका प्रिंट आउट लेके रख सकता है और वो बिल्कुल 100% प्रिंट आउट भी निकाल सकता है उसका और वो उसको निकाल के रख भी सकता है। तो हमारी इस फोरम से मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग ये एक उनको कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि जो भी ड्राफ्ट है वो टैक्स पेयर का डॉक्यूमेंट है, जो भी ड्राफ्ट है वो हमारी प्रॉपर्टी है, अनलेस वो हम सबमिट ना करें वो किसी के पास उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्सेस है उसके भी रूल्स के खिलाफ है बहुत ज्यादा कि एक चीज में ड्राफ्ट में मैंने कुछ भी लिख दिया। अब मैंने पीएसआईडी बनाने के लिए कोई चालान बनाने के लिए पीएसआईडी बनाया, मुझे एफबीआर से फोन आ जाता है, सर वो आपने जो है वो 2 अरब रुपए का पीएसआईडी बनाया वो कब पे कर रहे हैं आप? अरे भाई तुम्हें कैसे पता चला मैंने पीएसआईडी बनाया? मैंने तो चेक करने के लिए बनाया था कि फॉर्म सही पीएसआईडी सही बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। और वहां से फॉलोअप होना शुरू हो जाता है कि भैया आप ये कब पीएसआईडी पे कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, आपको आपकी नॉलेज में आई ना चीजें तो हम टेकअप कर लेते हैं। यकीनन आप एडवाइजरी को मार्क नहीं करेंगे ये, आई एम श्योर एडवाइजरी कोई करेंगे मार्क। ये बहुत अरसे से बहुत ये इसके मैं और जुबैर भाई तो बड़े विक्टिम है इस चीज के। असल में आप बनाते 2-2 अरब के हैं ना, इसलिए आता है आपको। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जी जी। आप रिटर्न का कह रहे हैं ना, इसको एक दिन हम चेयरमैन साहब से इस्लामाबाद में मीटिंग करते हैं तो इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की डेट बढ़ाने का सोचा हुआ था, मगर एक रिटर्न ऐसा था जिसमें 2-2.5 बिलियन रुपीस की पेबल आ रही, इसलिए ड्राफ्ट में, तो वो उन्होंने देख लिया था। उन्होंने इधर अप्रोच किया एलटीयू को कराची में, तो उन्होंने चेक करना शुरू किया किसका केस है ये, तो फिर उन्होंने उस वक्त डेट नहीं बढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि पेमेंट आ जाए। बाद में पता है हमने जो मालूमात की उससे पता ये चला कि उसने टैक्स क्रेडिट क्लेम ही नहीं किया था, और टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा तो इतनी पेबल लाइबिलिटी नहीं आनी। देखिए ये चीजें हैं जो आप कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल विटनेस हूं उस बात से। ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन ये आया कि रेंटल इनकम पे नॉर्मल टैक्स क्यों कैलकुलेटर है? जी इस साल के लिए प्रॉपर्टी इनकम जो है उस पे नॉर्मल टैक्स रेट्स ही अप्लाई होंगे। इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन डेट अगर आपका 50 लाख से ज्यादा है तो वो भी नॉर्मल टैक्सेशन में जाएगी। ये चीजों को हम नोट कर लें। गालिबन जो है ये अभी प्रॉफिट ऑन डेट के बारे में लोगों को क्लैरिफाई नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमने किसी डिस्कशन फोरम पे देखा था कि कल क्वेरी रेज हुई थी, तो जी हाँ, तो इसलिए कि प्रॉफिट ऑन डेट भी अगर 50 लाख से ज्यादा है तो नॉर्मल में टैक्स होगा, और सिमिलरली प्रॉपर्टी जो इनकम है वो भी नॉर्मल में टैक्स होगी। और अब आपको वो तमाम क्रेडिट्स जो पहले अलाउ नहीं थे, जिस तरह से 1/5 रिपेयर्स और 4% कलेक्शन चार्जेस, या 2% अब हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन 4% कलेक्शन चार्जेस है, वो आपको मिलेगा। और अगर आप कोई भी उसकी लिटिगेशन में अगर कोई एक्सपेंसेस पे करते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी इनकम भी जो है वो नॉर्मल रेट पे टैक्स होगी। और जी प्रॉपर्टी टैक्स ऑब्वियसली, प्रोविंशियल टैक्सेस, इंश्योरेंसेस, जुबैर भाई पूरी लिस्ट बता रहे हैं, थैंक यू जुबैर भाई। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली प्रॉपर्टी इनकम अब नॉर्मल पे टैक्स होगी। डिविडेंड इनकम अभी तक फुल एंड फाइनल, जो फुल एंड फाइनल में चीजें हैं वो एक एक्सपोर्ट है और गालिबन डिविडेंड है। इसके पेट्रोलियम कमीशन 156A वाला जो कमीशन है, इंडेंटिंग कमीशन। थैंक यू जुबैर भाई। ये 4 चीजें हैं, और कोई है तो बता दे। जुबैर भाई ने लगता है कल ही रिटर्न भरी है ये सारी। जी देखिए बहबूद पे अगर आप जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आता है, आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहबूद के ऊपर। उस 50 लाख पे जो भी इनकम है 60 आई स्टैंड करेक्टेड, तो उस पे जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे मैक्सिमम अगर आप स्लैब भी लगाएंगे तो 5% है, 5% से ज्यादा आएगा ही नहीं। तो इस वजह से उसको जो 10 को जो है वो 5% कर दिया गया खुश करने के लिए। लेकिन अदरवाइज भी अगर कोई और इनकम है तो आप उसको जैसे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की तरह इसको आप ले जाएंगे
और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की तरह इसको 5% का रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सर वो हमेशा उसी में गलती होती है ना, मसला ये है ना, गलती हो रही है उसमें, अब वो उसको चेक करना पड़ेगा। सलीम भाई बहरहाल आए मैं, लेकिन इसमें इशू परेशानी आती रही है पिछला। वो करता ही ये है कि सारी इनकम्स को ऐड करके जो उस पे टैक्स रेट बनता है उस टैक्स रेट का एवरेज निकालता है, उस एवरेज के बाद जो है आपको उस पे टैक्स क्रेडिट कंप्यूट करता है और फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ये करता है, इस तरह से महमूद की टैक्स को जो है वो टैक्स क्रेडिट करता है। मैंने वर्किंग चूंकि अपने फादर के रिटर्न के लिए की थी, तो इसलिए मुझे इसका एग्जैक्ट पता है कि वो किस तरीके से उसको प्रोरेट करके और उसको जो है वो करता है। तो इसलिए आप उसकी वर्किंग जब देखेंगे तो मोर और लेस अब ठीक, तकरीबन ठीक आने लगी, लेकिन कहीं कहीं परेशानी है इसमें। देखिए ये वही चैलेंजिंग पोजीशन है जहां पे अभी जो बात हो रही थी, 18 में जो एसेट डिक्लेरेशन आया था और जो 19 में एसेट डिक्लेरेशन आया था, उसका सेक्शन मेरे ख्याल से 5 या 7 था, जहां पे लिखा था कि जो इस डिक्लेरेशन में टैक्स भर देगा उसको इसके अलावा किसी और ऑर्डिनेंस में, किसी और लॉ के तहत कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ये उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने परहैप्स उस एसेट डिक्लेरेशन में अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया था, चाहे वो डोमेस्टिक एसेट्स हो या वो फॉरेन एसेट्स हो, परहैप्स डोमेस्टिक एसेट्स में भी वो लगता है। तो जो आपका 7E है उधर भी कहीं ना कहीं शायद इन हाइंडसाइट आपको वो हेल्प कर दे। जुबैर भाई उस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। सर लेकिन आपसे बस रिक्वेस्ट है कि सर ये फिर इसके लिए आप हमारा अटेंड करें 23 अगस्त। हाँ 23 अगस्त को आइए, कुछ पैसे दीजिए, बाहर को पैसे दीजिए। नहीं बात ये ना, वो ये पूरा यानी इसी में डिस्कशन है वो सारा। थीम डिफरेंट है ना, नहीं हम इनसे पैसे वैसे ही ले लेंगे, मसला नहीं है। अदरवाइज ऑनलाइन पे आ रहे हैं वो, ऑनलाइन ये पर्चियां जो आ रही है ऑनलाइन वाली आ रही है। हाँ वो कर भी सकते हैं, हम जब उनका माइक ऑन करते हैं तो वो कर भी सकते हैं। वो इतना कैसे घूमेंगे। अगर और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जुबैर भाई। जुबैर सवाल, ये हम सेमिनार में जवाब देंगे इसका। ये 7E वाला जवाब हम सेमिनार में देंगे। इसका जवाब हमें पता है लेकिन हम सेमिनार में देंगे, अभी नहीं देंगे क्योंकि दिस इज रिटर्निंग टू 23 तारीख को इंशाल्लाह, 23 अगस्त इंशाल्लाह कल तक आपको ईमेल मिल जाएगी। वो 7E है। जफर साहब का बड़ा देरीना ख्वाहिश है कि आप उस सेमिनार में आइए। अच्छा, बात ये है कि एटलीस्ट बनता है नहीं बनता है, इन सब के ऊपर हम एक पेज पे दिस इज। और गवर्नमेंट ये पूरा जो कियोस्क है ना 7E और CVT, इससे टोटल इकट्ठा हो रहा है 7,000 अरब में से 36 अरब। जितने इंडिविजुअल हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं वो सब मिले हुए, टोटल गवर्नमेंट को मिलना 36 अरब रुपए। सिर्फ 36 अरब रुपए के लिए इतना क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हो जानी है, सब आपको भी पता है, मुझे भी इस बात है। बस मेरा ख्याल है आई थिंक वाइंड अप कर देते हैं। बाकी आखिर में बस आई थिंक इट्स टाइम, अगर आपको क्वेरीज में बताइए, जो 3 क्वेरीज हमारे पास आई हैं इंशाल्लाह जिन लोगों ने हमें ईमेल की उनको हम पढ़ के ब्रीफली उसका इंशाल्लाह जवाब देंगे। देखिए ये अभी जो है ना टुडे 2 अगस्त, मेरा ख्याल है कि हम एक दफ़ा और ये डिस्कशन दोबारा करेंगे आफ्टर अ मंथ, 2 सितंबर या 3 को, ताकि और इसके दौरान अगर आप जैसे रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं और आपको कोई भी क्वेरीज आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई और चीज़ें ऐसी हैं, तो आप ईमेल हमें ज़रूर करते रहें ताकि ऑन एंड ऑफ FBR लेसन डेवलप होता रहे और बताते रहे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि एकदम से जब आप एट द एंड ऑफ द टर्म आप लिखते हैं खत सितंबर में जाके, तो वो कहते हैं जी पहले हमें नहीं बताया। तो मेरा कोशिश ये कि हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी जैसे जैसे आप लोगों की क्वेरीज आती रहेंगी हम FBR से रिजॉल्व करवाते रहेंगे और आप हमें उसको लूप में रखें। और ईमेल्स काइंडली जो है ना बार को सेक्रेटरी को एड्रेस कर दें, प्रेसिडेंट को कर दें, किसी को भी कर दें, वो करते रहें। इसमें एक रिक्वेस्ट और भी मैं करूंगा, जब आप ईमेल करें किसी सेक्शन या किसी एनेक्स्चर से रिलेटेड, तो वो एनेक्स्चर का मेंशन कीजिए प्लीज, और किस कोड में, किस कोड पे वो एरर आ रहा है। यानी FBR ने हर टैब के आगे, हर लाइन आइटम के आगे कोड नंबर दिया हुआ है, तो वो कोड नंबर मेंशन करें। और अगर आप साथ में प्लीज स्क्रीनशॉट भी दे देंगे तो उसमें हमें ये होगा कि हम
अपने पास भी उसको ड्राफ्ट रिटर्न मोड में रीचेक कर सकेंगे, और रीचेक करने के बाद जो है हम उसमें जो है कम से कम उसको चेक करके आगे बढ़ा सकेंगे। तो उसमें आसानी ये होगी कि अगर एनेक्स्चर मेंशन होगा, कोड नंबर मेंशन होगा और स्क्रीनशॉट होगा, तो उसमें आसानी ये हो जाएगी कि हम उसको सही तरीके से टाइमली बेसिस पे उसको इलेबोरेट करके और वो आगे पहुंचा सकेंगे। ठीक है सर। जफर साहब, Thank you so much, Ji, for your participation, for your contribution. Thank you a lot.